देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है, मुखर होकर बोलती है, बिना किसी डर के बोलती है। और एक बार मुद्दा देश की राजधानी दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है और आम आदमी पार्टी इसे अपनी विजय बता रही है। अब तक आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि भारी जन समर्थन हासिल होगा। संजय सिंह बाहर आ गए हैं, केजरीवाल सलाखों के पीछे है, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि उल्टा इससे आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। जितनी उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को, ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है। और ऐसे में जनता जो है वो काफी ज्यादा निराश नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल इस तरफ हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहने वाली है बड़ी तादाद में इस तरफ। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ये तानाशाही की शुरुआत है। जब तक हमारे तीनों नेता जेल से नहीं छूटेंगे, पार्टी को संघर्षरत रहना है और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते रहना है। मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। कुलदीप यादव हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, प्रियंका वाड़ा हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं, रवि अरोड़ा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, प्रदीप सिंह जी मौजूद रहेंगे, जेपी लोहिया जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और जैद खान भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। प्रियंका राणा जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। बहुत दिन बाद वो हमारे शो में आई है, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। प्रियंका जी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जितनी उम्मीद आम आदमी पार्टी को थी, ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। खासी नाराज, खासी निराश दिल्ली की जनता इन आरोपों के बाद से नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे जाने के बाद से नजर आ रही है, क्योंकि उसको ऐसी कुछ उम्मीद ही नहीं थी। शाजिया, एक बात से तो मैं सहमत हूँ आपके कि जनता जो है वो निराशा महसूस कर रही है। निराशा है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर देश के अंदर, अगर हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर एक मजबूत लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर एक ओपोजिशन, एक मजबूत ओपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि ओपोजिशन को किस तरह से दबाया और कुचला जा रहा है। ईडी की लगातार जो छापे पड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, 33 जो लॉस अर्निंग जो कंपनियां थी वो डोनेशन दे रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही हैं, और वो भी 75% जो है वो खाते में जा रहा है बीजेपी के, लेकिन उन पर जांच नहीं होती है। मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं एक आम जनता होने के नाते सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये ईडी की जो छापेमारी है, ये आखिर सभी लोगों पर एक तरह से क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है कि एक जो कंपनियां लॉस में जा रही हैं, वो इतना बड़ा डोनेशन, 5 करोड़ से भी ज्यादा डोनेशन जो है, 500 करोड़ से ज्यादा डोनेशन वो बीजेपी को जा रहा है, लेकिन उस पर कोई जांच ही नहीं है। जांच किस पर हो रही है? उन लोगों के ऊपर हो रही है जो ऑपोजिशन में बैठे हैं। और वो ऑपोजिशन वाले भी अगर बीजेपी में आ जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। वो वॉशिंग पाउडर से धुल करके, वॉशिंग मशीन में धुल करके वो बिल्कुल साफ पाक हो जाते हैं। आखिर ये कैसा लोकतंत्र है और ये कैसी जांच है और कैसी एजेंसियां हैं? तो ये चीजें उठती हैं और लगातार ये लोकतंत्र में आम जनता पूछ रही है कि अगर इसी तरह से आवाज दबाई जाएगी तो क्या हमारे देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा? और इस तरह से अगर ये पार्टियां ही खत्म कर दी जाएंगी और सबको जेल में डाल दिया जाएगा। आज संजय सिंह वापस आ गए, कल तो ये भी सवाल उठ रहा था कि संजय सिंह वापस ही नहीं आएंगे, उनके ऊपर इतने गहरे अगर जांच, उनके पास सबूत है, ईडी के पास है, तो इसलिए उनको बेल नहीं मिल रही। अब तो बेल मिल गई। अब बताइए उन सबूतों का क्या हुआ? क्यों उनको लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उनके ऊपर तो इतने बड़े घोटाले हैं? तो इस तरह से क्या
अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगाए रहे हैं, ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के अंदर आपकी उनकी छवि खराब करने के लिए, सिर्फ अपना जो वोट बैंक है वो हथियाने के लिए हो रहा है, सिर्फ उनकी छवि खराब करने, क्योंकि ठीक है, पूरी दिल्ली की जनता जानती है, पूरा देश जानता है कि आज आम आदमी पार्टी जो है वो इसलिए आई है कुर्सी पर क्योंकि उन्होंने एक जो करप्शन के अगेंस्ट नारा दिया था और उनकी छवि खराब करने के लिए उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा करके उनकी छवि खराब करे, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट में अगर कोई पार्टी मजबूती से खड़ी है वो है आम आदमी पार्टी, और इसीलिए उस छवि से डर करके बीजेपी ये सब काम कर रही है। ठीक है जेपी लोहिया जी। और इसी बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप कूच बिहार पश्चिम बंगाल से लाइव देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और ये अथाह भीड़ जो कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां पर पहुंची है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग राज्यों का दौरा करते हुए चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और इससे पहले यहां पर कूच बिहार में एक सभा को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। और इस सभा को संबोधित करने के बाद इस वक्त पीएम मोदी यहां पर रोड शो के जरिए लोगों के बीच पहुंचते हुए लोगों की भारी भीड़, और पश्चिम बंगाल में अगर ये तस्वीर सामने आती है तो जाहिर है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आएगा। प्रधानमंत्री का काफिला जिन रास्तों से गुजर रहा है, ये रोड शो जिन चाक चौराहों से गुजर रहा है, वहां पर आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। सड़कों के दोनों तरफ यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए। प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, इसे महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, इसमें युवा आपको नजर आएंगे, बच्चे नजर आएंगे, बुजुर्ग नजर आएंगे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो कि हमेशा देखने को मिलती है। और अब एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें इस वक्त जो हम पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं उसमें इसकी तस्दीक नज़र आती है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो करते हुए। इससे पहले जब उन्होंने एक सभा को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि अमार भारत अमार परिवार, यानी कि मेरा भारत मेरा परिवार है। पश्चिम बंगाल में जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी है तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं जो कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार इसको लागू होने नहीं देती, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर नीयत सही हो तो नतीजा भी सही होता है। और इसके बाद ये रोड शो आप देखिए, वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी गजब का क्रेज देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। ये जो तस्वीरें इससे कुछ देर पहले की है जब वहां पर जनसभा में शामिल होने के लिए पीएम पहुंचे थे और उस वक्त प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। और इसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, लेकिन फिलहाल वो एक रोड शो कर रहे हैं। खबर ये है और विश्लेषक ऐसा बता भी रहे हैं कि जनता को एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी केजरीवाल से, और जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ जनता उससे काफी ज्यादा निराश है। ये जो आरोप लगे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है और बीजेपी की निशानदेही पर सब कुछ हो रहा है, निराधार है आरोप, लेकिन दूसरी तरफ जो दबी जुबान में बातें हो रही हैं वो कुछ इस तरह से है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे वो सबसे ज्यादा लिप्त पाए गए। देखिए, पहली बात तो मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश के अंदर जांच जो एजेंसी हैं वो स्वतंत्र हैं और वो अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसियों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर एक शब्द को लेकर आया था नैतिकता के आधार पर, जो व्यक्ति जो 2013 या 14 में नैतिकता के सवाल पर दुनिया भर के सारे नेताओं के ऊपर नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, दुनिया भर के नेताओं के नाम लिए, अगर मैं उनके नाम गिनाने चाहूँ तो मुझे लगता है समय कम पड़ेगा। वही व्यक्ति अगर उसी नैतिकता के शब्द को लेकर आज छुप्पी साधे हुए और जेल में बैठा हुआ है, कट्टर बेईमान जेल में बैठा हुआ है, तो आज वो नैतिकता कहाँ मर गई, ये सोचने का विषय। और जनता भली बाती जानती है, जनता को उम्मीद थी कि अन्ना आंदोलन से निकलकर कोई ईमानदार आदमी देश की राजधानी में अच्छा राज देने का काम करेगा, लेकिन जनता आज बहुत निराश है। जिस इंसान पर जनता ने अपनी उम्मीदों को सामने देखा कि हमारी उम्मीदों पर खरा उतराएगा और हमारे दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा, जहां दिल्ली के अंदर पाठशालाएं बनानी थी वहां दिल्ली को मधुशाला के अंदर डुबा दिया। किसने नहीं देखा एक बेटी के ऊपर एक बेटी फ्री, मैंने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और वो समय
जब देश कोरोना काल के अंदर त्राही त्राही कर रहा था, उस समय दिल्ली के मुखिया क्या कर रहे थे? एक पेटी के ऊपर एक पेटी फ्री देने का काम कर रहे थे। जिस समय दिल्ली का देश कोरोना काल के अंदर त्राही त्राही कर रहा था, उस समय दिल्ली का मुखिया क्या कर रहा था? अपना शीश महल बना रहा था। जो मुख्यमंत्री, जो नेता अपने बच्चों की कसम खाकर, लोगों ने ऐसे विश्वास नहीं किया था, लोगों ने उस बात पर विश्वास किया था कि अपने बच्चों की कसम खा रहा है तो निश्चित तौर पर ईमानदारी की सरकार देगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके शो के माध्यम से, जो इंसान अपने बच्चों का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, जैद खान कुछ कहना चाहेंगे? मैं इन पे जिस तरह भाई ने कहा कि जो इंसान अपने बच्चों का नहीं हो, देश का नहीं होगा, मैं पहली चीज संजय सिंह के प्रकरण में, आम आदमी पार्टी के प्रकरण में ही बोलूंगा। जिस तरीके से 2 तारीख को ईडी को टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि लंच के बाद सुनेंगे, 4 बजे के बाद सुनेंगे, आप सबूत लेके आए। अगर सबूत नहीं है तो हम आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसके बाद कोई सबूत नहीं था, ईडी ऐसे सर झुका के खड़ी रही, उसके पास एक शब्द नहीं था। और संजय जी बाइज्जत जमानत पे भी बाहर आए हुए हैं और आप देखिएगा सभी लोग धीरे धीरे टाइम के साथ बाहर आएंगे। और इस तरीके से मेरे भाई कह रहे हैं ईमानदारी और उसकी बात कर रहे हैं, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है किसी के ऊपर, सिर्फ इल्जाम लगाया गया है, प्रूफ नहीं हुआ है। जब तक प्रूफ नहीं हो जाए तब तक किसी को नहीं। अभी तक आप लोग आरोप लगाते थे कि ईडी के पास स्पेशल पावर्स है और वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बाहर आए, और अब जैसे ही बाहर आ गया है तो आप खुद कह रहे हैं कि अब देखिएगा सब धीरे धीरे बाहर आएंगे। मैं तो शुरू से न्यायपालिका पे हमें पूरी तरीके से भरोसा है, न्यायपालिका ने उसे बाहर लाया और कोई नहीं बाहर लाया। ये प्रूफ देते 6 महीने तक जेल में रख के क्या कर रहे थे? 1 रुपए का प्रूफ नहीं दे पाए, 2 करोड़ तो छोड़ो, 1 रुपए का प्रूफ नहीं दे पाई ईडी। और इसी तरीके से आप देखिएगा 3 और लोग जो अंदर हैं वो सारे इसी तरीके से बाहर आएंगे, क्योंकि ईडी के पास 1 रुपए का कहीं से कहीं तक हिसाब नहीं है। कहते तो है पैसा आया है, किसके पास गया, कहां से आया? 1 रुपए आज तक इतनी जगह छापे पड़े, 500 से ज्यादा 5 रुपए कहीं नहीं मिली। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं, कहीं से प्रूफ कर दीजिए ना 5 रुपए किसी आम आदमी पार्टी के खाते में गया। और चुनाव लड़ने की बात आप लोग करते हैं, गोवा में चुनाव आयोग भी बैठा है, सबको अपना अपना खर्चा दिखाना होता है कि मैंने कितना खर्चा किया। तो आम आदमी पार्टी ने मात्र 4 करोड़ खर्चा किया था, भाजपा ने 17 करोड़ रुपए खर्चा किया था। हिसाब की बात ये होगी, तो जब की बात नहीं है। ईडी की मैं बात करूंगा, ईडी की अभी हमारी मैडम बात कर रही थी, ईडी पे बात करूंगा। ईडी उन्हीं लोगों के ऊपर क्यों छापा मारती है जिनके ऊपर, मैं ईडी के ऊपर बात कर रहा हूँ, ईडी की तरह जिस तरह लोग कहते हैं। एक बार फिर से बीजेपी की वॉशिंग मशीन की बात हो रही है। प्रदीप जी, कब तक चलता रहेगा इसी प्रकार के आरोप? कब तक चलते रहेंगे कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है और जो भी जाता है वो धुल करके बाहर आ जाता है, और जो नहीं जाता तो वो जाता है सलाखों के पीछे? साजिया जी, सबसे पहले नमस्कार और आपके दर्शकों को बहुत नमस्कार। बहुत सारी घटनाक्रम चेंज हो गई जब से पिछली बार हमने कार्यक्रम किया था। देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन वाला आरोप है, ये आरोप लगाने वाले मानते हैं कि उनका माल खराब था, वो गंदा था, हमारे यहाँ साफ हो गया। यानी उनका खुद का माल खराब था, ये खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। और आरोप हमारे, तो आप लोग गंदा माल लेते हैं? एक मिनट सुनिए, एक मिनट अभी तक के भाई साहब हम चुप थे ना, आपकी बारी आएगी बोलिएगा, शांत रहिए। पहले ना, मतलब डिसेंसी नहीं है, मैं तो शांत खड़ा था ना। देखिए, अब क्या है कि अभी एक और बड़ी पार्टी के एक और बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं। उन पे तो ना ईडी की कोई रेड पड़ी, ना सीबीआई की रेड पड़ी। आखिर वो क्यों छोड़ के चले गए? तो ये नहीं देख रहे हैं कि आपके अच्छे बुरे हर तरह के नेता जा रहे हैं। आप हम पे आरोप लगाने से पहले एक बार सोचिए, आपके पास है दम, जनता को कन्विंस करिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, एजेंसियां स्वतंत्र है, राजनीतिक दल स्वतंत्र है। जिसका सदन में बहुमत होता है वो काम करता है। और अगर आपको जनता को कन्विंस नहीं करना आ रहा है तो आप सीधे फिल्मी आरोप लगा लेते हैं। अब देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी अरविंद केजरीवाल जी से। 2012 का दिन भी मुझे याद है, यहीं और वो थोड़ी दूर पे जंतर मंतर था, वहां पे आज कितने बड़े बड़े एसएमएस और वो सारे हो गए, कितनी जनता टर्न आउट हुई। ये जितना ड्रामेटिक करना चाहते हैं उतना होता नहीं है। आज दिल्ली की जनता अपनी मेहनत के कर के पैसे से, अभी बहन जी बोल रही थी कि दिल्ली की जनता के कर का पैसा कहाँ गया? भाई शीश महल बन गया उसका। 10 लोगों को रोजगार मिल सकता है 10 लाख रुपए में, और 10 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल जी के घर के पर्दा टंग रहा है। 10 लोगों का यानी 10 पे 4 40 लोगों को पेट मिलता है, वो पर्दा कहां चला गया? आखिर उसको कोई नहीं सोच रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। आपको सरकार पे आरोप लगाना है। भाई बताइए, सुबह ठंडी में क्या हालत होती है, और अरविंद केजरीवाल जी के पास रिमोट रहता है काम करने के लिए। हद होती है, दोहरे चरित्र की हद होती है। ठीक है, रवि अरोड़ा जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि कुलदीप जी से ये सवाल पूछा जाएगा तो जवाब तो देंगे नहीं, घुमा फिरा देंगे बात को जलेबी की तरह। इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आतिशी अजी आती है, कहती है कि बीजेपी ने उनको ऑफर दिया है, और फिर अगले दिन बीजेपी की ओर से उनको नोटिस जारी होता है, पूछा जाता है, जो सवाल कल मैं बार बार पूछ रही थी, खबर आती है कि आपके पास कोई तो प्रूफ होगा
कोई तो शख्स होगा जिसने आपको ऑफर दिया, जिसने आपसे कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, तो कोई जवाब नहीं मिल पाता है, जिसके बाद से खबर आती है कि मानहानि का दावा किया जाएगा। देखिए, संजय सिंह की जमानत होती है, जमानत होने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई देश के सामने कि ईडी के ऊपर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं है, एक स्वतंत्र एजेंसी है और पूरी तरह से हमारी न्यायपालिका सही काम कर रही है। कितने महीनों से नोटिस पे नोटिस आ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं पेश हुए। उनको भरोसा नहीं था न्यायपालिका पर, उनको भरोसा नहीं था ईडी पर। उनको अगर वो चाहते कोर्ट जा सकते थे। पी चिदम्बरम के बेटे को जमानत दी थी, नॉन अवेलेबल उनके पास एक्शन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनको जमानत दे दी गई थी, पहले एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई थी। कब? जब उनके ऊपर पीएमएल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन ये कहते हैं जी हमारी जमानत ही नहीं होगी, हम एक बार जेल चले गए। इन्होंने पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने कि पीएमएल के तहत जब हमारे पर मुकदमा दर्ज होगा हम बाहर आने वाले नहीं हैं। संजय सिंह के बाहर आते ही देश के सामने ये बात सच स्पष्ट हो चुकी है कि जांच एजेंसी कोई भी गलत काम नहीं करती, वो किसी प्रेशर में काम नहीं करती। उनको लगा कि दिनेश अरोड़ा से जो 35 लाख के चेक का मामला है उसके अंदर अब इसको जमानत देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनकी जांच पूरी हो चुकी थी। ऐसे में अब उनको लगा तो जमानत मिल गई। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये बात खुल चुकी है कि अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो तथ्यों के सबूत के आधार पर करेगी। अगर किसी को लग रहा है कि उसकी गिरफ्तारी होगी तो सबूतों के आधार पर होगी। और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल जी जिन मुद्दों को लेकर आए थे कि हम देश के अंदर एक ऐसा नया माहौल देंगे, एक राम राज्य लेकर आएंगे, आज खुद उस भ्रष्टाचार के मामले में अंदर है प्रेजेंट मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी बात बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आतिशी जी ने कहा था कि बीजेपी ने उन्हें कहा है कि अगर बीजेपी ज्वाइन कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होगी, जिस पर अगले दिन बीजेपी ने उनसे जवाब मांगा तो जवाब अब तक नहीं दे पाई है। क्या समझा जाए कि दावा भी गलत था, झूठा था? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार दावे करती रही है, ये कोई पहला दावा नहीं है, इससे पहले भी, लेकिन सबूत आज तक कभी नहीं दे पाई। ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है, चुनावों का समय है, ऐसी बयानबाजी कर जनता की सहानुभूति लेने की तैयारी है, इसमें कोई दम नहीं है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से बार बार वॉशिंग मशीन की बात की जाती कि बीजेपी में नेता शामिल हो रहे हैं, तो मैं एक बात और बता दूं कि मैं हिंदू हूं, हमारे धर्म के अंदर भगवान वाल्मीकि, जब वो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी उससे पहले उनका इतिहास अलग था, लेकिन वो सप्त ऋषि के संपर्क में आए तो वो बदल गए। आदमी जब एक अच्छी राह पर चलना चाहता है और सही एक अच्छा प्रधानमंत्री जो देश के सामने है उसको पसंद करता है, अगर उसे लगता है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा फ्यूचर में और वो पार्टी में शामिल हो तो उसे कोई पार्टी ले सकती है। लेकिन जांच एजेंसियों पर आरोप लगाना गलत है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और मुझे लगता है ये विपक्ष की एक अपनी जो है सहानुभूति लेने की तैयारी है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कुलदीप जी आप प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। सवाल मेरा ये है कि आप लोग कहते थे, क्योंकि आप लोग साथ में हैं तो आप साथ में ये कहते हैं कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होना पूरी तरीके से गलत है। जांच एजेंसियां, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई वगैरह सब लोग बीजेपी के निशाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब जनता को क्यों महसूस नहीं होता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस गिरफ्तारी के विरोध में जनता भी सड़कों पर होती, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है केजरीवाल की, और केजरीवाल को ये दिल्ली की जनता सराखों पे बैठाने का काम किया और 3 बार उनको मौका दिया, क्योंकि उनका काम बोलता है। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हर चौक चौराहे पे मैं उत्तर देने के लिए आऊंगा। राजनीतिक प्रक्रिया से अगर उनको बजा रहे हैं, अगर उन्हें बजाते हैं तो कि नहीं चुनाव संविधान के तहत तो सब बाहर आएंगे और इनको 2024 में कड़ा मुकाबला किया जाए। ठीक है, ठीक है। आंटी कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जैसे मैडम ने बोला था वॉशिंग मशीन, क्या आम आदमी के पास वॉशिंग मशीन नहीं थी? आम आदमी के पास में जो है कांग्रेस वाले कैसे चले गए थे धुलने के लिए? तो वॉशिंग मशीन तो हर उसके पास में है, ठीक है, ये मत कहिए हर पार्टी के पास में है। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी ये भैया ने कहा कि वो बड़े शान के साथ आए थे, उतने दिन वो गीदड़ बन करके जेल के अंदर कैसे बैठे हुए थे? दूसरी बात, आपको जो है मान ली जमानत दी गई, जमानत का मतलब ये नहीं होता कि आपको क्लीन चिट दे दी गई है, आप जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते आज भी, आप चाहे कुछ हो, और मुकदमा आपके ऊपर चलेगा। ये संजय सिंह जी की बात है। बाकी जो है केजरीवाल ने
दूसरों के कंधे पे बंदूक रख करके दागी है हमेशा। तभी वो कह रहे 80,000 80 लाख का मान लीजिए एक पर्दा या 80,000 का टॉयलेट, ये किसके घर में है बता दीजिए। बहुत करोड़पति अरबपति है, और आज तक करोड़पति अरबपतियों की बदौलती कांग्रेस भी जब इलेक्शन लड़ती थी तो वही लोग लड़वाते थे इलेक्शन। कांग्रेस अपनी जेब से पैसे खर्च करके नहीं लड़ती थी। नेहरू जी अपनी जमीन जायदाद बेच करके इलेक्शन नहीं लड़ते थे, और हमेशा इलेक्शन लड़वाने का काम पूंजीपतियों के द्वारा ही किया जाता था, जिसको इन लोगों को नहीं पता जो आपके मंच पे यहाँ आगे खड़े होकर के नेता और अभिनेता बन रहे हैं। इनको कहिए कि पहले नेता अभिनेता बनना बंद करें, पहले वो व्हाट्सएप वाली पढ़ाई मत करें, पहले हकीकत की पढ़ाई करें, उसके बाद किसी पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए। और रही बात केजरीवाल ने क्या काम किया था, क्या काम किया, महिलाओं को फ्री बिजली फ्री, पानी फ्री, महिला को फ्री किया था तो सीनियर सिटीजन पुरुषों को भी फ्री कर देते, नीडी पर्सन जो नीडी पुरुष थे उनको भी फ्री कर देते। बस में क्यों उन लोगों को नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि महिलाओं से वोट मिलेगा। महिला को फ्री करेंगे तो शराब एक के साथ एक शराब की जो बोतलें मिल रही थी और एक के साथ एक जो डिब्बे मिल रहे थे, वो डिब्बों के लिए महिलाएं ना बोलती। महिला अपने पति को कहती जाओ रात को शराब की लाइन ठेके की लाइन में लगो और एक के साथ एक फ्री लेके आओ, क्योंकि केजरीवाल दे रहा है। समझे? क्या बेवकूफ बनाते हो, लोगों का घर बर्बाद किया तुम लोगों ने। देखिए आप अभी कह रहे थे आतिशी मालीवाल नहीं है, मारलेवाल जो भी हैं वो, पर हैं क्या? वो कहती हैं कि केजरीवाल को जो है 4.5 किलो वजन घट गया है। ठीक है, आतिशी मालीवाल को ये नहीं पता कि दिल्ली की जो जेल है उसी का मुखिया जो है मुख्यमंत्री वहां बैठा हुआ है, ठीक है ना, और उसकी टेंशन उसका वेट नापा जा रहा है। तो इनकी जो झूठ की राजनीति थी ना मैडम, वो पर्दाफाश हो रही है। ये झूठ का गेम खेलते गए हैं और सहानुभूति बटोरते गए। अभी भी उन्हें पता नहीं है कि वो जो जेल का प्रशासन है वो दिल्ली सरकार चलाती है, ना कि अमित शाह और मोदी चलाते हैं। तो इनको इतने झूठ में इनको तो मेडल लगे मिलने चाहिए। वो कहते थे ना भारत सरकार का वो भारत रत्न इनको दे देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भारत रत्न से सम्मानित। वो कहते थे आतिशी आई तो कहते देखो शिक्षा नीति, बेंच देखो ऐसे लाइन में लगे हुए थे, ये इनकी शिक्षा नीति है। और जो अमेरिका में जाकर के तारीफें करते थे हैं, जो अमेरिका इनके जाने के बाद में मतलब कहता है 2006 में जो कहते हैं केजरीवाल ऐसा कैसा पैदा हो गया। तो कहने का मतलब ये जो है अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, ये जो बाहरी ताकतें भारत को देख के घबरा रही है ना, ये सब चाहती हैं कि भारत में बीजेपी की सरकार हट जाए। तो ये सब लोग हमारे देश के अंदर ही जयचंद बैठे हुए हैं और इन जयचंदों को पहले खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, इधर से आ रहे भैया, रुक जाओ। बोलो। मैं पहले तो बीजेपी प्रवक्ताओं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने अपना निजी घर नहीं बनाया, सरकारी घर है, इसलिए ये मुद्दा ही नहीं है। और ऐसी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जब प्रवक्ता ये मुद्दा उठाते हैं ना, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ प्रश्नवाची चिन्ह है। अब बात केजरीवाल पे आते हैं। केजरीवाल जी की मेरी बहन कह रही थी कि बड़े उच्च मापदंड के नेता हैं। कौन सी दृष्टि से उच्च मापदंड के नेता हैं? एक भी उनका ऐसा कार्य, ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी शिक्षा नीति है। आपने अपने पिताजी का मकान यदि उसको अच्छा रंग पेंट करवा के सही करवा दिया, वो शिक्षा नीति सही होगी। सब जगह स्टाफ की कमी है, हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है, शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी है, डीटीसी के स्टाफ में कमी है। मतलब सरकारी एक महकमा, आप ये जितने भी बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि कौन सा ऐसा सरकारी महकमा जिसमें स्टाफ 35% तक कम नहीं है। मैं डाटा के साथ बात कर रहा हूँ, 35% से कम नहीं है। और ना किसी को टाइम पे तनख्वाह मिल रही है, ना किसी को पेंशन मिल रही। अब बात इनको ये भाई कह रहे हैं कांग्रेस वाले कुलदीप जी मणिपुर है। अरे भाई मणिपुर में फंस के तो तुम 5 स्टेट गंवा बैठे, अब पूरे देश को खोने का है क्या? जिस देश में, जिस लोकतंत्र में यदि विपक्ष नहीं है तो जनता का कोई भी सरकार हो, मोदी जी नहीं बात कर रहा मैं, ऊपर से अल्लाह भगवान गॉड उतर के आ जाएगा, वो भी जनता का भला नहीं कर सकता। क्यों? कि शुद्ध लोकतंत्र की पहचान है 45-55 का रेशो आना चाहिए। सरकार 55 होनी चाहिए या 45 विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष है ही नहीं, मुद्दा कौन उठाएगा? इनके पास इन्होंने इतने मुद्दे दिए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, आज विपक्ष उठा पा रहा है। ठीक है, मुद्दा बड़ा मुद्दा है और बड़ी बात है। ठीक है, मुद्दा उठा ना पा रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा उठ नहीं रहा इनसे, चंडीगढ़ के चुनाव का मुद्दा इनसे उठ ही नहीं रहा। मणिपुर घुस जाएंगे, भला घुस जाएंगे। अरे तुम मुद्दा उठाओ ना, मुद्दा उठाना नहीं आता फिर
पत्रकारों पर प्रश्नवाची चिन्ह लगाएंगे, हमें मौका नहीं देते। अरे हम जैसे नॉर्मल आदमी मौका मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, ठीक है। प्रियंका राणा जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी कि वाकई विपक्ष की कमी है या नहीं। ना विपक्ष आज के जमाने में सड़कों पर नजर आता है प्रदर्शन करता हुआ, ना धरना देता हुआ, ना रैली निकालता हुआ, ना जनता के हक की आवाज बुलंद करता हुआ। अगर महंगाई है तो आवाज उठाइए ना, सड़कों पर आइए। बिल्कुल होना चाहिए, और इस मुद्दे को मैं काफी टाइम से, अभी स्कूलों की बात उठाई है, मैं खुद पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और इसके लिए मैंने कई वर्षों लड़ाई लड़ाई है। उसके लिए मैंने बहुत कुछ भुगता है, मेरे बच्चों ने बहुत कुछ भुगता है। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली की परेशानी नहीं है, दिल्ली में तो आपके बच्चों के बैठने लायक बहुत चीजें हैं। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पंखा भी नहीं है, कब आपके सिर पे गिर जाए दीवार तक नहीं है। वहाँ पर भैंस और छुट्टे जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते लोगों को नोच रहे हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन सरकार मौन है, कुछ काम नहीं करती है। इतने मुद्दे हैं। अभी बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल बेरोजगारी है, देश के अंदर है, लेकिन यहाँ पर मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जातियों को बांट करके राजनीति की जा रही है। जो आवाज उठाता है उनको जेलों में डाल दिया जाता है। ईडी उन पर काम कर रही है, कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसी निष्पक्ष तौर से काम करती है। अरे कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर कोर्ट ना होता तो सारे जितने विपक्षी है सारे जेल में होते। जो चरण वंदना करते बीजेपी की, सिर्फ वो सत्ता के अंदर होते, ऑपोजिशन तो नाम ही नहीं होता। कांग्रेस भी, जो जितनी भी पार्टियां हैं उनका नाम भी खत्म हो जाता। लेकिन मैं तो दाद देती हूँ उन लोगों की जो आज भी आवाज उठा रहे हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे मेरे जैसे लोग हो, जो कितने भी हैं, आज जो मुद्दे उठा रहे हैं उनके ऊपर भी इतनी कार्रवाई की जाती है। मैं खुद उसकी भुगतभोगी हूँ और मैं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ। मैं आज यहाँ पर छाती ठोक करके बोल रही हूँ। मैं एक NGO चलाती हूँ, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, एसोसिएशन के लिए काम करती हूँ, आवारा कुत्तों के लिए, जो छुट्टे जानवर हैं वो किस तरह से नोच रहे हैं, उन बच्चों के लिए काम करती हूँ। लेकिन कोई सरकार काम नहीं करती है, ना वो विपक्ष काम करता है, ना सरकार काम कर रही है। कितने भी आप मुद्दे उठा लीजिए, लेकिन जिस तरह की बातें और दावे, भ्रष्टाचार की बातें तो सरकार ना करे, क्योंकि भ्रष्टाचारी जितनी उनकी पार्टियों के अंदर भरे हुए हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो सारे जेल के अंदर होंगे, सरकार में नहीं। ठीक है, लौट रही हूँ। जेपी लोहिया जी, जेपी लोहिया जी, ऐसा क्यों होता है कि जब जब विपक्ष के नेता आवाज उठाते हैं उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है? और प्रियंका राणा जी का तो ये भी आरोप है कि अगर वाकई कार्रवाई होना शुरू हो जाए सही ढंग से तो ज्यादातर सत्ता पक्ष के नेता जेलों में भरे जाएंगे। देखिए, ये आरोप निराधार हैं। मैं इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं मानता। और अगर आपको इतनी बड़ी बात लगती है तो कोर्ट में जाइए, करिए बीजेपी के लोगों के खिलाफ शिकायत। कोर्ट तो खुला है, स्वतंत्र है। अगर आप कोर्ट में भी जाने की हिम्मत आप लोगों में नहीं है तो मुझे लगता है पब्लिक को गुमराह करना उचित नहीं है। अब देखिए कांग्रेस की जो आज हालात हैं, जिस कांग्रेस को केजरीवाल साहब ने दिल्ली और पंजाब से जिस कांग्रेस सुपड़ा साफ कर दिया, आज वही कांग्रेस गले मिल रही है उसके केजरीवाल साहब के, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई। वो भी भ्रष्टाचार करके 2013-14 से पहले केजरीवाल साहब ही तो थे जो 2G 3G 4G जीजाजी को लेकर आए थे। कौन लेकर आया था? लेकिन इन लोगों की नैतिकता बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आज उसी केजरीवाल के गले में हाथ डालकर और केवल अपने आप को बचाने के लिए केवल केजरीवाल के गले में हाथ डालकर उनका हाथ समर्थन कर रही है। और देखिए, जो कांग्रेस आज अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही, दिल्ली के अंदर भी, देश की तो बात ही छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही, उसका समर्थन आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों का मिल करके दिल्ली के अंदर 7 सीट भाजपा की आएंगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो भी आपने एक बात रखी, देखिए, जब देश के अंदर जो भ्रष्टाचार करेगा, मैं बहुत बड़ी यहाँ भीड़ है, मैं पूछना चाहता हूँ अपने नौजवान भाइयों से, जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी जगह कहाँ होनी चाहिए भाइयों? कहाँ होनी चाहिए भाइयों? ठीक है। अब ये मान के देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो जेल में जाना ही जाना होगा। अब देखिए, कल की बात हम लोगों ने आप ही के माध्यम से देखा, संजय सिंह की जमानत हुई परसों और संजय सिंह जी रिहा हुए कल। जब संजय सिंह जी को हॉस्पिटल से लाया जा रहा था तो मुझे लगता है बहुत सारे साथियों ने देखा होगा, उनको व्हील चेयर पे लाया गया था और जैसे ही जेल से बाहर आए उनमें पता नहीं कौन सी एनर्जी आ गई और ऐसे दहाड़ रहे हैं, पता नहीं जैसे क्या करके आए हैं। अब आप देखिए, जो केजरीवाल ऐसे नेताओं की तुलना हमारे शहीद आजम भगत सिंह जैसी महान हस्तियों से करते हैं,
मुझे लगता है ये अपने आप में ही ऊपर वाला बैठा है सबके लिए, अपने आप में ही ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे राजनीतिक रूप से। देखिए, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो आपको याद होगा, अन्ना आंदोलन के बाद पूरी तरह से कांग्रेस को उखाड़ फेंका था, केंद्र से भी और स्टेट से भी, और दिल्ली के अंदर अपार जिसे बहुमत हासिल किया था। और वो सिर्फ एक ही बात थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लेकिन आज देखने को ये मिल रहा है कि उसी आम आदमी पार्टी को जो है एक बैसाखी का सहारा लेना पड़ा, वो भी कांग्रेस की। पहली बार जब सत्ता सरकार बनाई थी तब भी कांग्रेस का सहारा लिया था, उसी कांग्रेस ने जिसको पूरे सिर्फ आप ये देखिए, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पंजाब में, गुजरात में, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस का वोट बैंक है वहाँ सेंध लगाने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की। लेकिन आज दोनों पार्टियां मिलकर लड़ रही है। मतलब साफ है कि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाया गया है। और मैं समझता हूं यह लोगों को समझना होगा कि जो आदमी आज जेल गया है वो तथ्यों के आधार पर गया है, वो बिना किसी तथ्यों पर नहीं गया है। अगर उसे जमानत नहीं मिल जाएगा, संजय सिंह को जमानत मिल सकती है, तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं? क्योंकि तथ्य मौजूद है। आपको यकीन है कि केजरीवाल जी को भी जमानत मिल जाएगी? देखिए, अगर तथ्यों में दम होगा तो जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर तथ्यों में उसमें दम नहीं होगा तो जमानत मिल सकती है। और अगर तथ्यों में दम हुआ तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और 100% होगी। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि जो कहते हैं कि एजेंसियां पर दबाव बनाया जाता है, एजेंसियां गलत काम कर रही हैं, एजेंसियों पर आरोप लगाना, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार बंद करिए। क्योंकि भ्रष्टाचार की लड़ाई में, जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, ये वही भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही है इस समय, और उसी को लेकर ही कार्रवाई चल रही है, उसी को लेकर ही ईडी गिरफ्तारी है। और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अगर कोई कार्रवाई करती है तो उस पर आप आरोप नहीं। ठीक है, एक तर्क दिया है यहाँ पर रवि अरोड़ा जी ने कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिल करके जो साथ में आए हैं वो ऐसा करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इस तर्क में और इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, ये देश की जनता से जान लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सहमत हैं इस बात से या नहीं? देखिए मैम, आपकी हर जो क्वेश्चन होते हैं बड़े स्टीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन प्रवक्तों के पास उसका जवाब नहीं होता, जो आपने कहा था जलेबी की तरह घुमाते। ठीक है, पॉइंट ये है मेरा कि केजरीवाल कांग्रेस का सत्ता हिलाने वाला पहला दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसने शराब दीक्षित को नहीं बरसा, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रही दिल्ली की। पर अफसोस ये होता है कि आज उन्हीं के गोदी में बैठ के जितने भी ANDI के जो नेता, जितने भी पार्टी बना रखा है इन्होंने गठजोड़, ये सब पे भ्रष्टाचार, CBI ED के केसेस चल रहे हैं, लाखों करोड़ों का इन पे लगा हुआ है, इल्जाम लगा हुआ है। पर अफसोस ये कहते हैं मोदी सरकार है, हमें फंसा रही है, ED और वो इनके अंदर काम कर रही है। जबकि जनता सब समझती है कि ED और स्वतंत्रता जो मोदी ने दी है एजेंसियों को या आर्मी को जो स्वतंत्रता दी है, आज तक किसी नेता ने वो स्वतंत्रता नहीं दी थी। और अब रिजल्ट सामने आ रहा है, पता लग रहा है, तो ये लोग आरोप से आरोप लगाए जा रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है विपक्ष के पास कि मोदी के खिलाफ किसको खड़ा किया जाए, क्योंकि ये लोग टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं, तब भी इनके पास विकल्प नहीं है। इस वजह से ये लोग आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी है, मंदिर का मुद्दा है, ये सब कांग्रेस के टाइम से ही चलता आ रहा है। इन सबको मौका चाहिए, बस हाईलाइट कर दे मोदी को कि हर चीज़ मोदी प्रोवाइड कर। ऐसा कुछ नहीं है, सारे टॉपिक पहले से ही चले आ रहे हैं, इसको बस ये लोग मॉडिफाई कर करके ये मोदी मोटिव तो ये है कि मोदी से ये लोग घबरा चुके हैं कि उस बंदे ने, एक पर्सन ने, इंडिया में, वर्ल्ड में हर लोग उसके हर चीज़ डिस्कस करते हैं आज के टाइम पे। और कोई चेहरा है, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाँ नीतीश जी तुम ये ले लो, मैं ये ले लेता हूँ, लालू जी तुम ये ले लो। ये लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि चलो ED वाला हो गया, शराब मैंने ले ली, पानी का तुम ले लो, रोड का तुम ले लो। ये लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि हम देश के लिए क्या करें, ये लोग अपनी जेब भरने में लगे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, आपके चैनल के माध्यम से पहली बार मैं बताने जा रहा हूँ आपसे, कोरोना काल में जब दिल्ली की पब्लिक मर रही थी ऑक्सीजन के बिना, उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार 100 करोड़ रुपया, हम नहीं कह रहे, के कविता चीफ मिनिस्टर की बेटी कह रही है कि हमने 100 करोड़ रुपया दिया। और विजय नायर बाकायदा कोर्ट के अंदर रहो, जो इनमें केजरीवाल जी एक्सेप्ट करते हैं कि विजय नायर जी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि पंजाब में जब चुनाव हो रहा था तो कहा गया था हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली में जब चुनाव हुए, चुनाव की बात थी और इन्होंने एक ऐसी शराब नीति बनाई कि शराब के बिना दिल्ली वालों का बुरा हाल कर दिया। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, सबसे पहला काम दिल्ली में क्या खोला गया, शराब के ठेके खोले गए, 6-6 किलोमीटर की लंबी लंबी लाइनें लग गई। और मैडम जी,
दिल्ली एक ऐसा शहर था जो भारत की राजधानी है, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल दी गई। पंजाब को नशा मुक्त करने जाते हो और दिल्ली को नशा युक्त करने जाते हो, आखिर कैसी ऐसी नीति बनाई आपने? ये किस प्रकार की राजनीति, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये बोलिए। जो बुरा सीएम ने 52 करोड़ रुपए का घर बनाया, सीएम, ठीक है, तो सीएम 52 करोड़ रुपया घर बनाया, तो उसमें सारे पेट में दर्द हो गए, कमर में दर्द हो गए, गिट्ठा में सब दर्द हो गया बीजेपी सरकार का। आज 3000 करोड़ रुपया वो नीरव मोदी जो चोरी करके ले गया, और कोरोना काल में इतना पैसा 3 बार सरकार को अर्थमंत्री बदली हुआ, वो कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। आप कोरोना काल में वो कुछ नहीं हुआ, और उसने बोला था 2 करोड़ नौकरी, कहाँ 2 करोड़ नौकरी आई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, प्रदीप जी जवाब जरूर दीजिएगा कि केजरीवाल का शीश महल आप लोगों को नजर आता है, नीरव मोदी जो पैसा ले गया वो आपको नजर नहीं आता है। जवाब लेने आओ। मेरा सुनो भाई साहब, जो मैं अरे सुनो तो सही, मैं भी थोड़ा भाजपा से अरे सुनो तो सही, मैं भी भाजपा से थोड़ा आहत हूँ। अब पूछो कारण क्यों? जितने भी कांग्रेस के नेता है उसको सब भाजपा ले रहे हैं। जो भाजपा में काज करता है, जो भाजपा को खड़ा करने के काम किया है, जो मेहनत करते हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, भाजपा उसको मौका नहीं देता है। भाजपा जो बोले थे मोदी जी, मैं हवाई चप्पल वाले के साथ दूंगा, हवाई चप्पल वालों को हवा में उड़ा दिया, हवाई जहाज वालों के साथ इन्हें काम किया। ये भाजपा की नीति है, ये नीति हमको पसंद बिल्कुल नहीं है। हम अगर भाजपा कभी भी कहना चाहते हो, आप घमंड मत करो। बड़े बड़े पार्टी बनती है, बिगड़ती है, मिट्टी में पार्टी मिल भी जाती है। अगर भाजपा को अगर घमंड हो गए, जब बहुत भारी पार्टी है, बहुत बड़ा उभर के बहुत बड़ा नेता बन गए, हमको कार्यकर्ता का आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कल जरूरत ही कार्यकर्ता के पड़ेगा, आवश्यकता भी कार्यकर्ता की जरूरत पड़ेगा। आपने नीचे कार्यकर्ता वालों को अपने मौका नहीं देते हो आप। नहीं, हमने तो देखा है कि मंच पर कोई बुजुर्ग कार्यकर्ता भी होता है तो प्रधानमंत्री झुक करके उसके पांव छू लेते हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी किसी कार्यकर्ता को अहमियत नहीं देते। काम करो, हमको मोदी के साथ फोटो खिंचवा के आप दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँ आपको। आप खिंचवा चल रहा है प्रदीप जी, मजाक चल रहा है क्या चल क्या रहा है? रवि जी जरा जगह दीजिए प्लीज। सबसे पहले प्रश्न दोहरा दीजिए, क्योंकि जो केजरीवाल जी ने सवाल दूसरे वाले का भी सुनिए, दूसरे व्यक्ति का जो दम भर रहा है, सुन लीजिए, जो दम भर रहा है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जरा भी इम्पोर्टेंस मिली हो। हवाई चप्पल वाले को इम्पोर्टेंस मिलनी थी, लेकिन इम्पोर्टेंस मिलती है हवाई जहाज वाले को। देखिए, अगर जहां तक पार्टी कार्यकर्ता की बात है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, और पार्टी के अंदर की बातें सड़क पे बातें नहीं की जाती। हमारा संगठन है और संगठन में प्रॉपर चैनल है आवाज उठाने के लिए। लेकिन अगर कोई क्षणिक प्रसिद्धि के लिए इस तरह की अगर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है आम आदमी पार्टी से आया हो। हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है, आपको शिकायत है संगठन में, तो आप कार्यकर्ता हैं, प्राथमिक सदस्य हैं, सदस्यों की जो है मीटिंग होती है उसमें जाइए, आवाज उठाइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर तो आवाज उठाता नहीं। हम कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वाले थोड़ी है कि जो प्रोपेगेंडा करें। और काट की हांडी एक बार ही चलती है, बार बार नहीं चलती। उनके पहले जो दूसरे व्यक्ति सवाल पूछ वो सवाल पूछ रहे थे कि नीरव मोदी के पैसे पर आप लोग नहीं। निश्चित तौर पे आज इंडी गठबंधन है। नीरव मोदी जब गए और उनको जब पैसे मिले तो किसका शासन था, शायद उनको पता नहीं होगा। उनको यदि पता होता तो ये सवाल नहीं करते। और एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में एक दूसरे के सदन में खून के प्यासे होते हैं और बाहर आकर के एक हो जाते हैं, तो जनता आखिर कैसे कन्विंस होगी? दूसरी बात कि विपक्ष की बात हो रही थी, महंगाई की बात हो रही थी। भाई, आप जनता अपने प्रतिनिधि भेजता कहाँ है? सदन में। उसकी चर्चा कहाँ होनी चाहिए? सदन में। महंगाई की चर्चा, असल प्लेटफॉर्म जो है सदन है, वहाँ सरकार जिम्मेदार है, वहाँ जवाब देने के लिए सरकार वहाँ बच नहीं सकती। लेकिन सदन में जब चर्चा करनी होती है तो इनके अरे एक मिनट रुको यार, पहले सुनो, पहले बात को बोलना पहले सीखो, कब बोलते कब नहीं। तो सदन में अगर आप एकीकृत होकर के बात उठाएं तो सरकार बात दे करने के लिए, लेकिन सदन में सबकी अपनी अपनी बातें चलती हैं। तो सदन का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आपके मुद्दों को जनता सम्मान। ठीक है, कुलदीप जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। कुलदीप जी, अब तक आप आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी बेचैन रहती है दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में बुलाने के लिए, लेकिन अभी सामने से एक शख्स ने बीजेपी के खिलाफ क्या बोल दिया? आपने अनाउंसमेंट कर दी कि कल ही तो मैं प्रवक्ता बनाऊंगा कांग्रेस का। ऐसा क्यों? दोहरा चरित्र नहीं। पहली बात तो अभी आम जनता के बीच से एक आवाज आई थी कि एक कांग्रेस के लोग मीडिया को ही दोषी करार ठहराते हैं। सवाल मेरा ये नहीं था, फिर घुमा रहे हैं। मेरे सवाल का सीधा जवाब, पहले मेरा सवाल, उसका जवाब, इसके बाद से जो मर्जी बोलिए। मैं इसलिए बोला
क्योंकि कांग्रेस ने एक किसान के बेटे को आज दिल्ली में खड़ा कर दिया और आज उन्होंने बोला कि किसान की आवाज नहीं उठा रहे, महंगाई की आवाज नहीं उठा रहे। हमारे 850 किसानों की सवाल ही नहीं था, मैं बता रहा हूँ ना, ये सवाल ही नहीं है। आपने कहा, हमने इसलिए बोला कि अगर आपको बीजेपी मौका नहीं दे रही है, मैं यहाँ पे देखा ये हमें सबको गाली दे देते थे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता था और आज इसका दिल टूटा है। इसलिए टूटा है क्योंकि मोदी का तिलिस्म टूटा है और इसका विश्वास टूटा है और कांग्रेस किसी का विश्वास टूटने नहीं देती है और कांग्रेस से वही भागेंगे जो भ्रष्टाचारी होंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता पूछ रही है वहाँ से कि वो बोल रहे हैं कि मेरी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ में नहीं, अमित शाह के नहीं है। आपकी फोटो है राहुल गांधी के साथ? हाँ है तो दिखा दीजिए, जनता देखना चाह रही है। जी के साथ है, प्रियंका जी के साथ है तो दिखा दीजिए, जनता देखना चाह रही है। सब दिखा दूंगा। पहली बात तो ये जान लीजिए और दूसरी महंगाई की जो बात कर रहे हैं तो महंगाई के लिए धारा 144 ये दिल्ली में कितना दिन लागू रहता है ये शायद पता नहीं है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी जननायक जी 4000 किलोमीटर पहले चले और उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले और जनता के बीच में बैठे। आज मोदी सरकार घबराई हुई है, इसलिए घबराई हुई है क्योंकि इंडिया अलायंस के जो शेर हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उनको बजाया जा रहा है और वो सब बाहर आएंगे, ताला टूटेगा और मोदी जी उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। एक प्रकरण मैं महाभारत का भी आपके सामने कहना चाहता हूं क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि बीजेपी वाले धर्म पे ही समझते हैं और इनको मैं धर्म पे ही समझाऊंगा। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, सिर्फ कितनी की बात थी कि थोड़ा सा जमीन कृष्ण भगवान ने बोला था दे दो, उनको बचाने का काम कर रही है। तो अब 2024 की लड़ाई जनता विश्व बीजेपी पार्टी है, इंडिया का नाम केवल बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। जैद खान हमारे साथ मौजूद है जो कि इंडी गठबंधन की ओर से पक्ष रख रहे हैं। जैद खान, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप लोग साथ में मंच साझा कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी नजर आ रही हैं, सुनीता केजरीवाल जी नजर आ रही है, कहीं ऐसा डर तो नहीं है कि अब केजरीवाल के बाद से कोई और बड़ी पार्टी, उसके बड़े नेता, तो चलिए इसी बहाने एक साथ मंच साझा करके अपनी ताकत दिखाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ही कहा गया था कि हमारा जो गठबंधन है वो मजबूत है। अगर जब गठबंधन है, अलायंस है तो सब आएंगे। इस तरीके से आज गिरफ्तारी का डर तो नहीं सता रहा है? गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री बिहार गए, वहाँ सबके साथ खड़े, चाहे चिराग पासवान हो चाहे मांझी हो, सब परिवारवाद की बात करते हैं। आज परिवारवाद से शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ गए हुए हैं और मैं इसी तरीके से लगातार इस तरह से, मैं पिछला भी क्वेश्चन था उसका जवाब था, मैं भी पूरा कर दे रहा हूँ कि लोग कह रहे थे कि कांग्रेस से इतनी उम्मीद थी, प्रधानमंत्री आए थे तो ये कह के आए थे कि मैं 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा। इसीलिए इनको लोगों ने शासन में बैठाया, 1 नहीं 2 बार मौका दिया, लेकिन दोनों बार लोगों को निराशा हाथ आई। इसीलिए आज बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री और उनके पार्टी के लोग तरह तरह से, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या फिर कहीं और के डिप्टी सीएम हो, सबको इस पर परेशान कर रखा है इन्होंने कि नहीं करोगे तो तुमको जेल भेज देंगे। जनता को गुमराह करने के लिए इनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। ना किसानों की आय इन्होंने दोगुनी की, ना रोजगार दिया, ना नया इंस्टीट्यूट खोला। ठीक है, एक नहीं ढूंढेंगे तो 1000 मुद्दे निकल आएंगे, लेकिन मेरा सवाल अभी जस का तस है कि क्या बाकी नेताओं को भी, बाकी पार्टियों को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है और इसी डर में अब मंच साझा किया जा रहा है कि अपनी पावर दिखाओ? देखिए, देश के अंदर भारत की राजनीति में क्रेडिबिलिटी होना, विश्वसनीयता होना बहुत जरूरी है और जो कि आज के नेताओं में धीरे धीरे, खासकर इंडी गठबंधन वालों की, ये धीरे धीरे जो विश्वसनीयता ये खत्म होती जा रही है। क्रेडिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, तभी देश की जनता उन पर विश्वास करेगी। आज देश की जनता उन लोगों पर विश्वास नहीं करती। किस लिए नहीं करती? इसलिए नहीं करती कि जहाँ एक समय अरविंद केजरीवाल साहब, चाहे लालू जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कलमाड़ी जी हो, चिदम्बरम साहब हो, जो जितने भी बड़े नेता थे उन सबको उनके ऊपर आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। लेकिन आज वही केजरीवाल साहब या उनकी पार्टी के लोग आज उनके साथ गठबंधन करने का काम कर रहे हैं। अब अभी मेरे मित्र ने कहा कि मैं गठबंधन हमारा मजबूत है। मैं पूछना चाहता हूँ, गठबंधन आप लोग का है कहाँ? बंगाल में गठबंधन है आप लोग का? पंजाब में गठबंधन है आप लोग का? कहाँ गठबंधन है? ये केवल और केवल देश की जनता को भ्रमित करने का आप लोग का एक नैरेटिव है और ये नैरेटिव देश की जनता आप लोग को चलने नहीं देगी। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस ईमानदारी की दुहाई देकर अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे, देखिए पूरी दुनिया ने देखा था, कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता अपने अजय माकन साहब, संदीप दीक्षित साहब, जिन्होंने केजरीवाल साहब के ऊपर आरोप लगाए थे शराब घोटाले के ऊपर। तो क्या आज ये कांग्रेस के मेरे मित्र या कांग्रेस पार्टी
उन आरोपों को खारिज करती है अपनों को, या ये कहती है कि केजरीवाल सही हैं? कम से कम एक ऐसी नैतिकता देश की जनता के सामने मिसाल के तौर पर पेश की जाए और ईमानदारी की सरकार दी जाए। ईमानदारी की दुहाई देने वाले लोग कम से कम इन जो जनता आज यहाँ पर खड़ी है, कम से कम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। दूसरी बात मैं और देखिए एक बात आपके सामने और कहना चाहता हूँ, और ये मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जहाँ दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर जो जिन स्कूलों की एक केजरीवाल सरकार बात करती है, मेरे बहुत सारे आम लोग यहाँ पर खड़े हैं। 22-22 लाख रुपए में एक कमरा, ये मैंने आरटीआई के माध्यम से और मैं आपको ये मेल भी कर दूंगा। 22-22 लाख रुपए एक कमरे का खर्च। अरे 22 लाख रुपए में 3-3 मंजिल के मकान बन जाते हैं आप लोगों के। एक मकान, एक केवल एक कमरा जिसमें कि कुछ भी नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ और घोटाले सामने आने में बाकी है? पूरी दिल्ली को घोटाले में इन्होंने पूरी दिल्ली का पैसा लूट लिया। केवल एक शराब घोटाला नहीं है, अभी तो देखिए जल बोर्ड में घोटाला, और देखिए डीटीसी के अंदर जहां बस तो दे रहे हैं मोदी जी और वाहवाही लूट रहे हैं केजरीवाल साहब। ये किस प्रकार की राजनीति है, किस प्रकार की ईमानदारी है? अन्ना आंदोलन में हम लोगों ने भी भाग लिया था और मुझे लगता है जितने शख्स यहाँ पर खड़े हैं सभी ने भाग लिया है। लेकिन जब ऐसी लोग, क्योंकि जो आदमी बच्चों की कसम खा गया, हम लोगों तो उसी दिन शक हो गया था कि जो आदमी राजनीति के अंदर, देखिए बच्चों की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गांव से आता हूं और हम गांव गोहान के लोग रहने वाले हैं। गांव में जब कोई आदमी गलत काम कर देता है तो उसके मुखिया को बुलाया जाता है, घर के मुखिया को, और 10 लोगों में बैठाया जाता है पंचायत के तौर पे। वहां धर्म और कसम की बात आती है तो मुखिया क्या कहता है, भाई मैं धर्म कसम नहीं खाऊंगा, मैं इसका दंड भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मैं धर्म कसम नहीं खाऊंगा। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया, अपने बच्चों की कसम खाई, और बच्चों की कसम खाने के बाद में आज दिल्ली का क्या हाल है पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, जनता की बात कर लेते हैं। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जो मोदी जी कर रहे हैं धर्म के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनसे उम्मीद भी है कि जितने भी भ्रष्ट जो हमारे इस देश में अभी जिनको आज तक कोई सजा नहीं हुई थी, उनके मन में एक डर बैठ गया है कि अगर वो कुछ भी गलत करेंगे देश के लिए, जनता के लिए, तो पकड़े जाएंगे, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कोई भी बचेगा नहीं। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ईडी और सीबीआई को माने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए माने केजरीवाल जी के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो जो है अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित कर सकते हैं। एक ब्रेन मैपिंग होती है और एक नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग होती है। वो इंजेक्शन एक मामूली सा होता है, लिख करके कोर्ट में देना पड़ता है, वो करवा ले और लाइव सारा देश को दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। और एक कट्टर बड़ी सलाह दे दी आपने। कट्टर ईमानदार रहेंगे, दो ही चीज करना है, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और एक ब्रेन मैपिंग, ये 2 चीज कर लीजिए, लाइव सारा देश को दिखा। विश्लेषक पीछे रह गए, जनता काफी आगे बढ़ गई है सोल्यूशन में। देखिए जरा, बोलिए। दिल्ली के मुखिया एक ही सपना देखे हुए थे कि दिल्ली के मुखिया को मैं जेल में भेजूंगा। आज उनका सपना पूरा हो गया, दिल्ली के मुखिया जेल में जा चुके हैं। दूसरी बात, इस आंदोलन से निकल के आए हुए थे, कांग्रेस को कोस के आए हुए थे, आज कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं और दिल्ली के पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। ये मेरा कहना है। ये नीतीश कुमार जैसा ना, ये नीतीश कुमार झूठ मूठ का बदनाम है। ये अभी भगवाधारी जो बीजेपी को जो अटपटांग बोल करके गए हैं, ऐसे ऐसे भगवाधारी पाखंडी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए 500 रुपया नोट लेकर के आते हैं और बीजेपी को बदनाम करके जाते हैं। उससे कोई मोदी जी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बोलो भैया। मैं यही कहूँगा, ये जो बीजेपी वाले वाह ले रहे हैं, किस चीज की ले रहे हैं? सारा काम तो कांग्रेस ने किया है यहाँ। अच्छा, कैसे? कांग्रेस ने ऐसे किया, देखो यहाँ गुंडागर्दी कराई खुल गए, कांग्रेस ने कराई, यहाँ पत्थरबाजी कराई तो कांग्रेस के टाइम में हुई, यहाँ आतंकवाद हुआ तो कांग्रेस के टाइम में हुआ, यहाँ अगर महिलाओं के आबरू लूटे गई तो कांग्रेस के टाइम में लूटे गई, यहाँ अगर कश्मीर का मुद्दा था, वहाँ किसी और का कब्जा था तो वो कांग्रेस के टाइम में था, अगर आतंकवादी को घर में बैठा के सम्मान दिया जाता था तो वह कांग्रेस का काम था। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है देश के लिए? कुछ नहीं किया, क्योंकि आज इनको पसीना छूट रहा है। क्योंकि अगर आज चोरियां होती है, लूट मार हो रही है, छिंदा झपटी हो रही है, राहुल गांधी की रैली में चले जाओ, सारे चोर चक्के वही मिलेंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। इधर से कौन बोलना चाह रहा है? जल्दी से देखिए, जो आप पद की बात करें, वो भाई कह रहा था हमें भी चप्पल वाला गया, तो भारतीय जनता पार्टी के हम पदाधिकारी रहे 2006 में मंडल देख रहे हो किसान मोर्चे का, और ऐसे जो बात करके भारतीय जनता पार्टी को बार बार बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसे भाइयों को आप उनको फोटोज खिंचवाने का शौक तो रखिए। और आप कह रहे थे प्रवक्ता,
बड़े शौक से बनाए। सिर्फ कांग्रेस का यह चरित्र रहा, अच्छे आदमियों को आपने आगे नहीं बढ़ाया है। जो मनमोहन सिंह को तो बना दिया, गुलाम नबी आजाद को बाहर रखा दिया, प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री रहकर प्रधानमंत्री न बनाया। और जो आप बड़ी बड़ी बात कहते हो, देश की जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास है, इस जनता का विश्वास है। और जो आप जैसे प्रवक्ता घड़ियाल वासु पाने के लिए कोई काम नहीं कर पाते, तो ऐसी बात करो। पंजाब में जब बात आती है किसानों की तो मौन हो जाते हो, जब बात आती है राजस्थान की तो मौन हो जाते हो। किसानों पर तुमने 50 साल किसानों को ठगा है। ठीक है, बोलिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, 70 साल आजाद हुए इस देश को हो गए, 70 साल में इतने काम हुए, इतने विकास हुए, महज हमारा 70 लाख करोड़ का ऋण था। ये 10 साल में हम लोग 200 लाख करोड़ से ऊपर चले गए। न हमें वो सड़क दिखती है, न हमें वो बिल्डिंग दिखती है। जितनी भी सरकारी एसेट है वो सारे बेचते जा रहे हैं। तो आखिर वो पैसा हुआ क्या और कौन सा विकास कर दिया, कौन सा तूफान ला दिया, कौन सा बुलेट ट्रेन ला दिया, कौन सा ऐसा काम कर दिया जो इस सरकार की हम वाहवाही करें। ठीक है।